हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देख रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने टोटल 93 सेट को डिस्कस कर लिया है। आज के सेट में हम लोग सेट नंबर 94 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखे हैं, उसे देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला प्रश्न है, किसी पिंड का सीमांत वेग निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों, किसी पिंड का सीमांत वेग उसके तरल की ऊंचाई पर या फिर द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तरल की ऊंचाई पर। दोस्तों, सीमांत वेग निरंतर गति को कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो दोस्तों, एक अवतल के वक्रता केंद्र पर जब वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब उसके वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और अगर पूछे प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो दोस्तों उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर बनता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर। अगला प्रश्न है, प्राश्रव्य वे ध्वनि है जिसकी आवृत्ति होती है। तो दोस्तों, प्राश्रव्य की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। वहीं पे दोस्तों, अपश्रव्य की बात करें तो अपश्रव्य की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होता है, जबकि श्रव्य की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहला है गति विषयक नियम, यह दोस्तों न्यूटन के द्वारा दिया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा है सापेक्षता का सिद्धांत, जो कि आइंस्टीन के द्वारा दिया गया, ये भी सही है। तीसरा है विद्युत आकर्षक नियम, दोस्तों यह कूलम्ब के द्वारा दिया गया, ना कि ओम के द्वारा, तो ये गलत हो जाएगा। वहीं लॉगरिथम नियम, जो कि जॉन नेपियर के द्वारा दिया गया, ये भी सही है। तो इसमें से गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। और गलत ही पूछ रहा था कि कौन सुमेलित नहीं है, तो वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, किसी तत्व की परमाणु संहिता निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होता है। तो दोस्तों, किसी भी तत्व की परमाणु संहिता उसके नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। अगला प्रश्न है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे कहा जाता है। तो दोस्तों, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ससंजक बल। वहीं असंजक बल की बात करें तो दोस्तों, असंजक बल अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल किसको कहते हैं, तो दोस्तों दो कणों के बीच कार्य करने वाली आकर्षक बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये किसी भी पिंड के बीच लगने वाले आकर्षक बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौधे के बीच में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीज पत्र। दोस्तों, पौधे के बीच खाद्य भंडारक के रूप में बीज पत्र कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां देश सदस्य देश बना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंडोरा। दोस्तों, अंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य देश बना है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IM और F की। तो दोस्तों, IMF की का गठन 1944 ईस्वी में हुआ था और यह ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुआ था। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों वाशिंगटन DC में है। और इसके गठन की उद्देश्य की बात करें तो इसका गठन इस उद्देश्य से हुआ था कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली को स्थिर कर सकें और दुनिया के मुद्राओं पर नजर रखी जा सके। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। अभी हम लोगों ने बात की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, विश्व बैंक की बात करें तो इसका भी गठन, विश्व बैंक का भी गठन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गठन के समय 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान ही हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियम कौन करता है। तो दोस्तों, कृषि उत्पाद से संबंधित बाजार का विनियम राज्य सूची के अंतर्गत कृषि राज्य बाजार समिति अधिनियम
के द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, राज्य सरकार के द्वारा कृषि उत्पादों पर नियंत्रित किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? चलिए देखते हैं। पहला है उत्परिवर्तन का सिद्धांत, जिसे डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था, बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरा है विकास का सिद्धांत, जो कि डार्विन के द्वारा दिया गया था, ये भी सही सुमेलित है। तीसरा है एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत, बीडल और टेंडम के द्वारा दिया गया था, ये भी सही सुमेलित है। तो इसमें से उपयुक्त सभी जो है वो सुमेलित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिका का बना होता है? एक कोशिका से कौन सा जीव बना होता है? तो दोस्तों, अमीबा, जीवाणु और पैरामीशियम, ये सभी एक कोशिका से बना हुआ जीव है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और भी सारे जो जीव होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। अमीबा के साथ साथ ईस्ट, पैरामीशियम, यूगलिना, क्लोरेला, प्रोटिस्ट, ये सारी जो चीजें हैं, सारे जीव हैं, ये एक कोशिका जीव से मिलकर बने हुए हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण रोग के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, कौन संक्रमण रोग के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्षय रोग। क्षय रोग दोस्तों यह संक्रमण रोग के अंतर्गत आता है। बाकी और जो छोटी माता है, हैजा, हेपेटाइटिस, चेचक, ये सब भी संक्रमण रोग के अंतर्गत ही आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो दोस्तों, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आमतौर पर दोस्तों किसी भी व्यक्ति में 46 गुणसूत्र होता है, यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है किसी भी साधारण मानव में। लेकिन जिसे टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है और उसमें 45 गुणसूत्र ही मौजूद होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन सा है? तो दोस्तों, पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, इससे STH, ACTH, ADH, ये तीनों हार्मोन स्रावित होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, यदि माता का रुधिर वर्ग O तथा पिता का रुधिर वर्ग AB है तो संतान का रुधिर वर्ग होगा, इसमें से कौन सा होगा दोस्तों? अगर माता का ब्लड ग्रुप O, पिता का AB है, तो संतान में दोस्तों A और B होगा, होने की संभावनाएं रहती हैं, A या फिर B। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि रक्त समूह के खोजकर्ता कौन थे। अगला प्रश्न है, किस रोग के विकृति के लिए विडाल परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, विडाल परीक्षण का उपयोग टाइफाइड का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टाइफाइड। दोस्तों, यह टेस्ट टाइफाइड बुखार पैदा करने वाले सलामोनेला टाइफी बैक्टीरिया के खिलाफ शरीर में बनी एंटीबॉडी की मौजूदगी और मात्रा का पता लगाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पक्षी और चमगादड़ अच्छे उड़ते हैं, फिर भी चमगादड़ पक्षी से भिन्न है, क्योंकि दोस्तों डायफ्राम के कारण ये दोनों एक दूसरे से भिन्न है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, चमगादड़ एक स्तनधारी जीव है, जबकि पक्षी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व है। तो दोस्तों, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व कैल्शियम फॉस्फेट है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समन्यूट्रॉनिक समूह है? तो दोस्तों, समन्यूट्रॉनिक समूह कौन सा होता है? जिसके अणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब हम परमाणु संख्या में से इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटाते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या निकलकर बाहर आती है। अगर सारे में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है तो वो सब न्यूट्रॉनिक होगा। जब हम लोग 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो ये 8 होगा। वहीं 15 में से जब हम 7 घटाएंगे तब भी 8 आएगा, और 16 में से 8 घटाएंगे तब भी 8 आएगा। तो सबका न्यूट्रॉन की संख्या कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
क्रायोलाइट निम्न में से किसका अयस्क है? दोस्तों क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल्यूमिनियम। दोस्तों क्रायोलाइट यह एक सफ़ेद हेलाइड खनिज होता है और इसके सूत्र की बात करें, रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Na3Al(F6), ठीक है, क्रायोलाइट का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न है, थर्मल फ्लक्स में लंबे समय तक तरल गर्म अथवा ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है, इसमें संचालन, संवहन और विकिरण नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों कॉपर सल्फेट का अन्य नाम नीलाथ होता है, इसको क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीलाथ होता। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4। अगला प्रश्न है, खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पर खट्टा क्यों हो जाता है? तो दोस्तों खुले में कुछ देर दूध को रखने पर उसमें मौजूद लैक्टोज जो है वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, जिसकी वजह से दूध खट्टा हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल के कारण। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो दोस्तों हिंद महासागर और लाल महासागर को बाब अल मंदेब जल संधि के द्वारा जोड़ा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाब अल मंदेब। दोस्तों बाब अल मंदेब जलडमरू अरब और अफ्रीका के बीच में स्थित है। अब बात करें मलक्का जल संधि की, तो यह अंडमान और दक्षिण चीन सागर को एक दूसरे से जोड़ती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का निर्माण निम्नलिखित में से किससे मिलकर होता है? तो दोस्तों सौरमंडल का निर्माण सूर्य, ग्रह, उपग्रह और उल्कापिंड इन सभी को मिलकर बनता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसके रास्ते किस आकार में फैले होते हैं? तो दोस्तों सौरमंडल में जो ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं वह दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीर्घ वृत्ताकार पथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों कृष्णा की सहायक नदी इसमें से तेल नदी नहीं है। तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तेल नदी। जबकि कृष्णा की सहायक नदी कोयना, भीमा, पंचगंगा, तुंगभद्रा, मूसी, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, ये सारी नदियाँ कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के वन जो है वो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है। दोस्तों इसे मानसूनी वन के नाम से भी जानते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है दोस्तों यह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच भूमध्य रेखा पेटी में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आइवर जेनिंग्स का कथन है यह। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। दोस्तों 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की चर्चा दी गई है। वो 4 राज्य कौन से हैं? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इस ऑप्शन में त्रिपुरा था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम था? तो दोस्तों भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा था, जिसका निर्माण बार्क में 4 अगस्त 1956 ईस्वी को किया गया था। और दोस्तों इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 20 जनवरी 1957 ईस्वी को किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अप्सरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है? तो दोस्तों वाटर लिली यह बांग्लादेश और ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह है।
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बांग्लादेश। वहीं फ्रांस की बात करें तो दोस्तों फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह गैलिक मुर्गा या फिर मैरियन है, ठीक है। वहीं जापान का राष्ट्रीय चिन्ह लाल सूर्य डिस्क है और भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है अशोक स्तंभ। अगला प्रश्न है नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला प्रश्न है ईपीए का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों ईपीए का पूर्ण रूप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, यानी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया। तो दोस्तों पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पाद को चिन्हित करने के लिए इको मार्क सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इको मार्क। दोस्तों इको मार्क का जो शुरुआत हुआ था वो 1991 ईस्वी में यह प्रभावित हुआ था। और दोस्तों यह प्रमाणित किसके द्वारा किया जाता है, तो यह भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा प्रमाणित किया जाता है, यानी इको मार्क दिया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का क्रम डाइटम, क्रस्टेशियाई और हेरिंग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डाइटम, क्रस्टेशियाई और हेरिंग। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का उद्देश्य शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना था। साथ ही मराठा पिंडारी आक्रमण के से इन राज्यों की सुरक्षा और मुख्य जो उद्देश्य था वो था अंग्रेजों की प्रभुत्व स्थापित करना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित करना। अब सहायक संधि की बात करें दोस्तों इसकी शुरुआत 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह भारत के किन क्षेत्रों में प्रचलित था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण क्षेत्र में प्रचलित था। दोस्तों यह मद्रास, मुंबई और असम के कुछ भागों में फैला हुआ था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत लगभग 51% भूमि इसमें आई थी जिसका मालिकाना हक किसानों को दिया गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई। अगला प्रश्न है देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। तो दोस्तों देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे जो कि एक हिंदू समाज सुधारक थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिव नारायण अग्निहोत्री। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था अरविंदो घोष के द्वारा कहा गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं पे बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने और अधिकारों का दावा करने के बीच अंतर करना चाहिए, ये कथन कहा गया था, ठीक है। तो अगर पूछे भीख मांगने वाली संस्था, सिर्फ अगर भीख मांगने वाली संस्था पूछे तो अरविंद घोष ठीक होगा। लेकिन अगर ये कहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने और अधिकार का दावा करने के बीच अंतर करना चाहिए, ये कथन किसने कहा था, तो ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। तो दोस्तों फतवा जारी अकबर के विरुद्ध हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति से रुष्ट होकर जौनपुर के मुल्ला यजदी ने अकबर के विरुद्ध फतवा जारी कर दिए थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अकबर है। अगला प्रश्न है नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें है। तो दोस्तों नचिकेता और यमराज के बीच संवाद का उल्लेख कठो उपनिषद में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कठो उपनिषद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयोडीन। आयोडीन जो है वह धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछता कि कौन सा ऐसा इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म रखता है, तो वो हो जाएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम,
टेल्यूरियम, उसके अलावा आर्सेनिक, पोलोनियम, जर्मेनियम, एंटीमनी, ये सारे चीज धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म रखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होगा। तो दोस्तों यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शून्य। इसका रीजन क्या है? तो दोस्तों इसका रीजन ये है कि अभिकेंद्रित बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, जिसकी वजह से वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाने वाली कोई भी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, यानी विस्थापन उसका जीरो हो जाता है, और जिस चीज का विस्थापन जीरो होता है उस पर किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्य का इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। इन दोनों की इकाई जूल होती है। ठीक है, शक्ति का एक इकाई क्या है? तो दोस्तों शक्ति का इकाई वाट है, घनत्व का केजी पर घन मीटर है, बल का क्या है? तो दोस्तों बल का न्यूटन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में वायसराय कैनिन ने निम्नलिखित में से किस समूह के लिए तूफान में तरंगरोधक शब्द का प्रयोग किया? तो दोस्तों वायसराय कैनिन के द्वारा तूफान में तरंगरोधक शब्द का प्रयोग भारतीय रजवाड़ों के लिए किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय रजवाड़े। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद किसानों की दयनीय दशा पर किसने कहा कि सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया जिसमें केवल वंचर रहते हैं? तो दोस्तों यह कथन लॉर्ड कॉर्नवालिस का था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी, और यह इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1793 ईस्वी में इसे लागू किया गया था। दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच हुआ एक समझौता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। प्रश्न है, वर्ष 1800 में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो दोस्तों इसका संबंध प्रशासन में नए अधिकारियों के प्रशिक्षण से था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 ईस्वी में कोलकाता में की गई थी। इसमें संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगाली, हिंदी, उर्दू जैसी भाषाओं का भी अध्ययन करवाया जाता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ। जय हिंद।